चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बजट। बजट करंट अफेयर्स हम लोग ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि बजट पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, बट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, कम से कम 10-15 वीडियो बनाने होंगे। और इस दौरान एग्ज़ाम भी है पास में, तो इसलिए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। करंट अफेयर्स यानी कि बजट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि पहला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि यूनियन बजट फाइनेंशियल 2025-26 वाज प्रेजेंटेड ऑन, यानी कि ये जो बजट हमारा जो प्रेजेंट किया गया था फाइनेंशियल 2025-26 का, वो कब प्रेजेंट किया गया था। अब यहाँ पर पहला जो ऊपर में प्रश्न है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर हम कहते किसे हैं। तो कल भी मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल ईयर कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो समय होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की बात हो रही है। तो ये जो बजट पेश किया गया वो 1 फरवरी 2025 को किया गया। अब इस बात को भी ये भी समझना है कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बजट कब पेश किया जाता है, किस महीने में, तो महीना फरवरी होता है। और अगर वीक पूछेगा कि फरवरी महीने के किस वीक में किया जाता है, तो बताएंगे फर्स्ट वीक में किया जाता है, चाहे वो 1 से लेकर 7 तक हो। मगर इस बार 2026-27 जो कि आने वाले जो अगला महीना जो होगा हमारा फरवरी में, जो प्रेजेंट किया जाएगा बजट, जो कि होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, तो ऐसा सुना जा रहा है कि वो शायद जनवरी में किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट देखते हैं। लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही है कि महीना जो होगा वो हर साल के फरवरी महीने में, और फरवरी का भी अगर पूछेगा कि किस वीक में, तो फर्स्ट वीक में हम बताएंगे। तो फिलहाल अभी जो इस क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो क्वेश्चन है कि यूनियन बजट फाइनेंशियल 2025-26 जब प्रेजेंट किया गया वो कब किया गया, तो 1 फरवरी 2025 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26। तो जाहिर सी बात है कि जो बजट पेश करते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। आगे देखेंगे कि बजट फाइनेंशियल 2025-26 इज विच नंबर बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पूछ रहा है कि ये जो 25-26 का जो बजट पेश किया गया था वो कितने नंबर का, स्वतंत्रता दिवस के कितना नंबर, यानी कि अब तक कितना जो है सो ये बजट पेश किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 77th बजट था ये। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल 2025-26 इज, यानी कि फिजिकल डेफिसिट को 2025-26 में कितना टारगेट रखा गया है, यानी कि कितना तक फिजिकल टारगेट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो 4.4%। अब पहले फिजिकल डेफिसिट को समझेंगे हम। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार का जो आय होता है, इनकम जो होता है, उससे ज़्यादा जब खर्च होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट को 100 रुपये का इनकम हो रहा है, वो 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो खर्च कर रहा है 104 रुपया, तो ये जो एक्स्ट्रा 4 रुपया होगा इसी को हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अब आप कहेंगे जब कमाई 100 हो रहा है तो खर्च 104 कैसे कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 4 रुपया होता है उसको दो तरह से कंपनसेट करते हैं, दो तरह से उसको हम 4 रुपया को मैनेज करते हैं। या तो नोट छाप करके करते हैं, या तो फिर इंटरनेशनली लोन लेते हैं। तो नोट तो छापना हम लोगों ने बंद कर दिया, अब हम लोन लेकर के काम चलाते हैं 4 रुपया। तो इसलिए 4.4%। जो फाइनेंशियल ईयर एक एफ आर बी एम एक्ट था, इन सब चीज़ों के ऊपर बाद में बात करेंगे हम लोग, एफ आर बी एम एक्ट वगैरह क्या होता है। तो एफ आर बी एम एक्ट में ये तय किया गया था कि फिजिकल डेफिसिट को किसी भी हाल में 3%, 5% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उसको कंट्रोल करने की बात की गई थी। तो खैर अब आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो 4.4%, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन बजट 2025, है ना, 25-26 इज अराउंड, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का जो टोटल खर्च का जो हम लोगों ने जो अनुमान रखा है वो कितना रखा है, तो 50 लाख करोड़ रुपए का रखा है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि देखिए अब यहाँ पर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बजट में दो तरह का एक्सपेंडिचर और दो तरह का इनकम होता है, मतलब रिसिप्ट कॉलम अगर बनाएंगे तो रिसिप्ट दो तरह का, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिस जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग जब डेवलप करते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि या तो हम सैलरी दें, तो सैलरी जो हम पे करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल बनाया, रोड बनाया, आपका ब्रिज बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो सी होगा, 11 लाख करोड़ रुपए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 7 का कि अंडर न्यू टैक्स रिजिम, यानी कि अभी क्या होता है कि जब भी बजट आता है तो हमेशा जो इनकम टैक्स या टैक्स का जो है एक नया स्लैब बनाया जाता है। तो यहाँ पर वही टैक्स रिजिम की बात की जा रही है कि इनकम अप टू हाउ मच इज टैक्स फ्री आफ्टर रिबेट,
यानी कि जो कितने रुपए तक का जो है सो टैक्स फ्री या उसको रिबेट दिया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो सी है। 10 लाख रुपए तक के जो टैक्स होगा वो टैक्सेबल फ्री होगा, यानी कि उस पर रिबेट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टैक्स रिजिम इज द डिफॉल्ट रिजिम नाउ। तो 8 का आंसर बी है, न्यू टैक्स रिजिम। जाहिर सी बात है कि जो नया टैक्स रिजिम, अभी जो नया टैक्स स्ट्रक्चर जो दिया गया वही हमारे लिए अप्लीकेबल होगा, मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट इंक्रीज टू। आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड भी चलता है, जिस पर इस कार्ड का इस्तेमाल किसान लोन लेने के लिए करते हैं, तो उसका एक लिमिट तय किया जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, 5 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया जा सकता है किसानों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्स फोकसेस ऑन। यानी कि जो एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, मिशन फॉर आत्म भारत इन पल्स, यानी कि दालों के ऊपर आत्मनिर्भरता। एक मजे की बात यह है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दाल को प्रोड्यूस भी करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा वो दाल कंज्यूम भी करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, यानी कि दूसरे देश से हम दाल को इंपोर्ट ना करें, तो ये इस मिशन का उद्देश्य है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्स। तो फर्ज किस पर होगा? जाहिर सी बात है कि आप इसे समझ गए होंगे कि तूर, उड़द, मसूर ये सब दाल की कैटेगरी हैं, तो इस पर बात की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर सी है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत ट्रेड नेट इज रिलेटेड टू। भारत ट्रेड नेट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो 11 का बी होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि विच सेक्टर इज मेजर ग्रोथ इंजन इन बजट 2025-26। कह रहा है कि कौन सा सेक्टर जो होगा वो हमारे बजट 2025-26 को बहुत बूस्ट देगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भी इसके ऊपर भी अच्छा टॉपिक है, उसको देखेंगे आप लोग पर्सनली। अगला क्वेश्चन है कि 13 का विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द यूनियन बजट। तो जाहिर सी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ, हो सकता है ट्रेड आ जाए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन बजट तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में जाएंगे, फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस इन। कह रहा है कि फाइनेंस बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो फाइनेंस बिल जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, अक्सर पूछा जाता है कि बजट जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा हम पेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो भी होगा, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या कहता है? बजट कहता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच फंड, एक चीज और मैं समझा दूं आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि आर्टिकल 112 जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आर्टिकल 112 है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है बजट, बल्कि ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। कि आर्टिकल 112 कहता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगी, उसी को हम आमतौर पर बजट कहते हैं। असल में ये वर्ड अंग्रेजों के द्वारा जब पहली बार जो है सो बजट पेश किया गया था, तो एक चमड़े के बैग में इसको प्रेजेंट किया जा रहा था। तो उस समय पूछा गया कि भाई ये क्या तुम चमड़े के बैग में ले जा रहे हो? तो वो मतलब बैग के बारे में पूछा गया, बैग क्या है? तो उसको बताया गया बुजेट है। बुजेट, बुजेट का मतलब होता है चमड़े का बैग। तो वो बुजेट से बन गया ये बजट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच फंड रिसीव ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू, है ना। तो कौन सा फंड हो जा जो जो होता है, ये कौन कौन से फंड को हम लोग इनमें से कौन सा फंड है जो ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज, यानी कि गवर्नमेंट जो है प्राप्त करती है, किस फंड में? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सी है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि जो, देखिए, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड, और एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इसी में जो है भारत सरकार क्या करती है कि अपने सारे पैसे मंगाते हैं। जैसे ये आर्टिकल 266(1) में आता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आर्टिकल 266(1) में आता है। उसके बाद देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो ये है, देखिए ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बजट, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी इसमें अंदर पढ़ा है कि कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, फाइनेंस कमीशन फंड क्या होता है, ये लंबा इस पर लेक्चर है। खैर, तो अभी फिलहाल हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सी होगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्टर गॉट फोकस फॉर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो डी है, एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग। जाहिर सी बात है कि एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करने में मतलब कि इनमें ये होती है, ताकत होती है। सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट होती है। क्योंकि आप देखिए एक टीचर है, कोचिंग है, कोचिंग में आप क्या करेंगे, एक टीचर होगा, बोर्ड होगा, बहुत होगा, दो चार चाय पानी पिलाने वाले लोग होंगे। अब एक टीचर 100 लोगों को पढ़ा रहा है या 2-3 टीचर पढ़ा सकते हैं। तो अगर हम 2-3 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 2-4 एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 लाख रुपए अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो ये 20-25 जो है सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ये इसलिए जो है सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है वो बेसिकली एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग से होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में कि रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एंड एक्सपेंडिचर होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन 19 है कि कैपिटल बजट इंक्लूड्स, है ना, कैपिटल बजट में क्या होता है, तो 19 का बी होगा, कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विथ यूनियन बजट, यानी कि रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ कब मर्ज किया गया, तो 2017 में। पहले क्या होता, रेलवे बजट अलग आता था और यूनियन बजट अलग आता था, लेकिन अब दोनों को जोड़ दिया गया। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि रेलवे का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि जो रेलवे बजट था वो उसको क्या कर दिया गया है, यूनियन बजट में डाल दिया गया। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको इसके बात का टेंशन नहीं है कि रेलवे कितना कमा रहा है। जैसे हम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को जितना फंडिंग दे रहे हैं वैसे रेलवे को भी दे रहे हैं। पहले क्या होता था, रेलवे बजट बजट जब आता था तो देखा जाता था कि रेलवे ने कितनी कमाई की। तो रेलवे ने अगर 90-92 रुपये कमाई की है तो उसको 8 रुपये, तो 8 रुपये बच रहा है तो ठीक है तुम 8 रुपये खर्च करो, तो ये काफी कम मार्जिन होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि इनका ये सब चक्कर खत्म हो गया। भाई तुमको कितना पैसा है, तो 20 रुपये चाहिए, 30 रुपये चाहिए, तो चलो तुम 20-30 रुपये लो और अपना डेवलपमेंट करो। तो ये हो गया आज की डेट में। तो इसलिए जो है सो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म्स और बाकी चीज़ का डेवलपमेंट आप रेलवे में देख रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 21 का कि बजट डेफिसिट मीन्स। बजट डेफिसिट का क्या मतलब होता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होता है वो भी है कि एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं रेवेन्यू से, है ना। एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को नहीं माइनस करना है, एक्सपेंडिचर को माइनस करना है रेवेन्यू से, तो हमें क्या होता है, बजट डेफिसिट मिलेगा, यानी बजट घाटा हम जिसे कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन होता है कि भारत में किस तरह का बजट बनता है, तो भारत में घाटे का बजट बनता है, डेफिसिट बनता है। क्यों, क्योंकि जब हम हमारा खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये घाटे को हमको लोन लेना होगा। तो हम डेवलपिंग कंट्री अक्सर इसी तरह के बजट बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि विच टैक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि कौन रेवेन्यू में कौन सा टैक्स, कई तरह के होता है, कस्टम ड्यूटी भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है, जीएसटी भी होता है, एक्साइज ड्यूटी भी होता है, लेकिन इन सब टैक्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे बजट में वो कौन करता है, तो जीएसटी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। अगला क्वेश्चन है वो है कि 23 प्राइमरी डेफिसिट एक्सक्लूड, यानी प्राइमरी जो डेफिसिट होता है उसमें क्या नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी होगा, इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट में जो होगा वो क्या मतलब शामिल होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच सेक्टर रिसीव्ड हायर इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन। 24 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, एजुकेशन। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जो बात की गई बनाने की वो एजुकेशन की गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑर्गेनाइजेशन एडवाइज गवर्नमेंट ऑन बजट प्लानिंग। यानी कि जो गवर्नमेंट को कौन एडवाइज करता है बजट प्लानिंग में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उनको कौन मदद करता है, कौन एडवाइज करता है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, नीति आयोग। नीति आयोग जैसे कि नाम ही है, इसका एक फुल फॉर्म पहले आप समझेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। तो ये क्या करता है कि रिसर्च करता है और उसके बाद गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि किस सेक्टर में कितने पैसे हमें खर्च करने चाहिए ताकि उसका आउटपुट हमारे ज़्यादा ज़्यादा मिले, ज़्यादा अच्छा हो। अगला क्वेश्चन है 26 बजट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट आफ्टर अप्रूव ऑफ, यानी कि जो हम बजट को पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट करते हैं वो किसके अप्रूवल के बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रेसिडेंट। देखिए नॉर्मली जब कोई बिल होता है तो हम उसको पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास करवाते हैं, यानी दोनों सदन में पहले पास होगा, आप प्रेजेंट कहीं भी कर लें, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट से हम उसको साइन करवाते हैं, अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के वो कानून बनता है। लेकिन बजट में पहले हमको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना होता है, तब जाकर के हम उसे पेश करते हैं। और कहाँ पेश करेंगे, तो याद रखेंगे सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, और बजट के ऊपर जो पावर होता है वो लोकसभा का ही होता है। राज्यसभा में पेश जरूर किया जाता है
लेकिन वो सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है। वो अगर नहीं, उसको रोक भी नहीं सकता ज़्यादा दिन तक, 14 डेज से ज़्यादा रोक नहीं सकता, वो इमीडिएटली जो है सो पास करके रिटर्न करना होता है लोकसभा में। तो ये बात है, इसको समझेंगे। ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये सभी आपको पीटी में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो खैर, तो बजट इज लेट बिफोर पार्लियामेंट आफ्टर अप्रूवल, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए होगा, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है 27, विच इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि टैक्स से नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो सी, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज। यहाँ पर पीएसयूज का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि जो सरकारी संस्थाएं जैसे ओएनजीसी है, रेलवे है, तो इनको हम पीएसयूज कहते हैं। तो उनसे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर। अब वोट ऑन अकाउंट क्या है, तो और उसकी वैलिडिटी यानी कब, कितने महीने की होगी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो सी, 4 मंथ, यानी कि अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कि विच स्टेटमेंट शोज एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो शो करता है, दिखाता है एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर को। तो इसका 29 का होगा सी, बजट डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय। अब देखिए, एक होता है बजट और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो आप सर्वे का मतलब समझ सकते हैं कि रिसर्च एनालिसिस करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट करवाते हैं वो भी कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बजट स्पीच हैज टू पार्ट्स, दे आर, यानी कि जो बजट स्पीच होता है वो दो हिस्से में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। 31 का सी, यानी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल पार्ट होता है और इकोनॉमिक एंड फिजिकल पार्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है 32 कि डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब जनता सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम जनता जो है वो सीधे सरकार को जमा करते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, यानी कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला हमसे पैसा लेता है, फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वही कह रहा है डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन, तो डायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी, इनकम एंड वेल्थ पर लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स इज पेड बाय। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसके द्वारा पे किया जाता है, तो अनदर पर्सन के द्वारा। यानी कि अभी बताया कि पे भले कर रहा है रेस्टोरेंट वाला, लेकिन पे असल में तो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं अनदर पर्सन हो गया। सेम पर्सन तक कब बोलेंगे, जब मैं डायरेक्ट अगर इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, तो ये हो गया सेम पर्सन यहाँ पर। लेकिन अनदर पर्सन कौन पे कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला, लेकिन पे एग्जैक्टली जो रेस्टोरेंट वालों को हमने जो जो जीएसटी पे किया वो खाना खाने वाले ने दिया, तो वो अनदर पर्सन हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या मतलब, क्या हो गया, अनदर पर्सन, पेड बाय अनदर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स है, मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया। 34 का सी, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच कमिटी रिकमेंडेड बजट रिफॉर्म्स। बजट रिफॉर्म्स जो है वो किस कमेटी ने सजेस्ट किया था, तो 35 का सी, केलकर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 36, एफआरबीएम एक्ट रिलेट्स टू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एफआरबीएम के बारे में बात कर रहा था। एफआरबीएम का मतलब होता है फाइनेंशियल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2002, है ना। तो ये जो 36 है इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, फिजिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड है। मैंने कहा था कि 5% इसको फिक्स किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, विच डेफिसिट शोज बोरोइंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया इस चीज को। 37 का सी है, फिजिकल डेफिसिट जब होता है तब हमें उधार लेने की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का होगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अगर कह ग्रांट्स इन एड आर गिवन टू। ग्रांट्स एंड इन एड जो है वो किनको दिए जाते हैं, तो 38 का होगा बी, स्टेट गवर्नमेंट्स को। ग्रांट आप समझते हैं ना, मतलब कि जो बिहार झारखंड या जिनको भी, या फिर जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रांट पे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच टैक्स इज शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 39 का होगा सी, जीएसटी हम सेंटर और स्टेट दोनों में बांटते हैं। आप जानते होंगे कि जीएसटी का 3 फॉर्म होता है, एक एस जीएसटी होता है, एक आई जीएसटी होता है ना, एक सी जीएसटी होता है। सी जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और एक आई जीएसटी होता है यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो बाद में बात किया जाएगा, कभी वीडियो बनाया जाएगा इसके ऊपर तो देखा जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बजट एलोकेशन फॉर डिफेंस इज पार्ट ऑफ। तो यानी कि जो बजट हम डिफेंस में जो हम देते हैं, जो एलोकेट करते हैं, वो किसका हिस्सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का होगा सी,
मतलब कि रेवेन्यू बजट में भी होगा वो, और कैपिटल बजट दोनों तरीके से फंक्शन करेगा, ये दोनों किस्में में आ जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच बजट शोज फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी, आउटकम बजट। मतलब कौन सा बजट जो होता है वो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को दिखाता है, तो आउटकम बजट होता है। अगला है कि जेंडर बजट फोकस किस पर करता है, ये तो नाम से आप समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा बी, विमेन वेलफेयर से संबंधित है ये। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43, विच डॉक्यूमेंट शोज मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर, यानी कौन सा जो डॉक्यूमेंट होता है वो मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी होगा, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। यानी हर जो मिनिस्ट्री होती है अपने अपने डिमांड वो रखते हैं, फिर उनको वो एलोकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अप्रोप्रिएशन बिल शोज गवर्नमेंट टू। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी होगा, विथड्रॉ मनी फ्रॉम सीएफआई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट डिस्कशन टेक्स प्लेस इन, या जो बजट के ऊपर जो डिस्कशन होता है वो कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का होगा सी, बोथ हाउस में होता है, राज्यसभा में भी होता है और लोकसभा में भी होता है डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है 46, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक अकाउंट, मतलब कि पब्लिक अकाउंट जो होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, कॉन्टीजेंसी फंड। ये एक अलग फंड है। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट का मतलब ये होता है, पहले आप इसको ये समझिए, पब्लिक अकाउंट मतलब जैसे एलआईसी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग जो हम एफडी वगैरह हम जो करते हैं बैंक्स में, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वो सारे पैसे जो है वो पब्लिक का है। तो पब्लिक का है यानी कि गवर्नमेंट हैज टू बी लाइबिलिटी टू रिटर्न टू द गवर्नमेंट वंस अ टाइम। चाहे वो आप 5 साल के लिए, वो 10 साल के लिए, जैसे एलआईसी हम कराते हैं तो एलआईसी मैंने 10 साल के लिए कराया था, बट आफ्टर द 10 years गवर्नमेंट हैव टू रिटर्न टू द पब्लिक सो दैट दिस मनी इज द पब्लिक अकाउंट। तो विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी एक तरह का इमरजेंसी फंड है ना, तो वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। और जो हम लोगों ने पीछे ऊपर में पढ़ा था, अ, जिसको हम लोग बोलते हैं संचित निधि। तो संचित निधि जो होता है, तो वो जो होता है उसको लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट से अप्रूवल, लोकसभा से अप्रूवल लेकर के ही पास कराया जाता है। पब्लिक अकाउंट से जो पैसे खर्च करते हैं उसके लिए लोकसभा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बिना परमिशन के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस बजट से, किस अकाउंट से बिना लोकसभा के यानी या बिना पार्लियामेंट के पास कराए भी हम खर्च कर, यानी गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। तो पब्लिक अकाउंट से गवर्नमेंट बिना इजाजत, बिना पास कराए भी पैसे खर्च कर सकती है। क्यों? चूंकि भाई आप, पार्लियामेंट को कोई मतलब नहीं है, आप पैसा खर्च दिए, चूंकि पब्लिक को तो आपको वन से टाइम रिटर्न करना ही है, तो वो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप कैसे रिटर्न करेंगे। लेकिन जो रेलवे से या ओएनजीसी से आपके, या जो भी टोल टैक्स है, जीएसटी से, जो टैक्सेस से जो पैसे आते हैं वो संचित निधि में जाते हैं। तो संचित निधि में जो पैसा जाएगा तो उसका सवाल जवाब होगा, उसे उसके लिए आपको परमिशन लेने होंगे, ठीक है। और इमरजेंसी जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है, इसमें पहले पैसे खर्च होते हैं, फिर बाद में पार्लियामेंट में से पास कराना होता है। तो ये सारे तीनों के बारे में आप ठीक से समझ लें, वीडियो को थोड़ा पॉज करके 2 बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि संचित निधि में पार्लियामेंट में पास कराना होगा, तब खर्च करने होंगे। आपका इसमें पब्लिक अकाउंट में बिना परमिशन, बिना लोकसभा यानी बिना पार्लियामेंट के पास कराए भी आप खर्च कर सकते हैं। और कॉन्टीजेंसी फंड में पहले खर्च करते हैं, बाद में उसको पास कराते हैं पार्लियामेंट से। तो ये तीनों बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हु कंट्रोल्स द कॉन्टीजेंसी फंड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी होगा, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के अंडर में ये होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 48 में कि विच एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है तो उसको हम जब खर्च करते हैं तो स्कूल, कॉलेज, रोड, ब्रिज, तो ये क्या होगा, एसेट से हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे हमारा एसेट्स तैयार होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उससे हमारा एसेट्स तैयार नहीं होता है, बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारा लोन, जो जो इंटरेस्ट होता है वो पे होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है, सब्सिडी जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसमें है बजट एम्स मेनली एट, है ना, तो बजट जो होता है उसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर मैंने पीछे बना, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द ऑफिशियल नेम ऑफ यूनियन बजट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा हुआ है, बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है।
तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।